जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। पिछली क्लास में नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको वेरियस पार्ट्स में हमने बाइफिकेशंस की थी उनकी, कि ये नंबर उस कैटेगरी के अंदर आएगा और पूरा क्लासिफिकेशन, पूरा फ्लो चार्ट हमने किया था। आज हम उसी को बेस बना के उसके सेकंड स्टेप की ओर मूव कर रहे हैं, जहां हम फैक्टर्स, डिवीजन एल्गोरिथम और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक भले ही देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, बट ये टॉपिक्स उतने ही उससे कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई बाय 1000 टाइम्स बहुत ज़्यादा उतने हमारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के लिए। इन टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक हमारे बने हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस भी करेंगे आज टॉपिक करने के बाद, थ्योरी करने के बाद। हर एक थ्योरी के बाद हम उसके टॉपिक डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू फर्दर, हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्लास हमने पहले की थी, पिछली क्लास, आई होप एंड आई थिंक कि आप उस क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आए हैं और उसमें आपके जो डाउट्स होंगे वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, मेंशन कर चुके हैं, जो हम संडे की वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स। फैक्टर्स में फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या है, किनको बोला जाता है फैक्टर्स। फैक्टर्स एक ऐसे सेट ऑफ नंबर्स होता है जो मेरे गिवन नंबर को प्रॉपरली डिवाइड करते हैं, उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 12। 12 एक नंबर है। इस नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3, 4, 6 और 12 खुद इस नंबर को डिवाइड करता है। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स है जो इसको पूरा एग्जैक्टली इसमें ना एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है ये कि एग्जैक्टली डिविजिबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो नंबर, जो सेट ऑफ नंबर्स हमारी टर्म को, हमारे गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल करेंगे, उसको हम बोलते हैं कि वो फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है, या फिर एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? सबसे पहली बात, ये जो फैक्टर्स हम बोल रहे हैं उनको निकालते कैसे हैं? उनको निकालने का हमने एक बचपन में से तरीका पढ़ा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहे थे, को फैक्टराइजेशन होगी, यानी उसको टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। नंबर को, जो नंबर हमारे पास होगा उस नंबर को टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। और प्राइम मतलब प्राइम होंगे वो नंबर्स जिन टुकड़ों में उनको तोड़ा जाएगा। प्राइम नंबर की डेफिनेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी, बिकॉज पिछली क्लास में हमने प्रॉपर अच्छे से डिस्कस किया है। प्राइम, ट्विन प्राइम, कॉम्पोजिट, को प्राइम, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप सब कुछ आपके दिमाग में सेट है, क्लियर है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स, वही एग्जांपल लेती हूँ 12। ये टेबल सा बनाया हुआ याद आ रहा है? पहले बनाया होगा आपने बचपन में जब आप छोटे थे। तो हम इसमें क्या बोला जाता था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करता है पहले वो लो, और फिर उसको डिवाइड करते जाओ, एंड सो ऑन एंड सो फर्दर। ओके, यानी इस जो मेरे पास 12 जो नंबर है, इसकी जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, इसके फैक्टर्स क्या क्या बने? प्राइम 2, 3, 2, 2 एंड 3। अब एक देखो, 2, 2 एंड 3 का मतलब क्या है? इसको मैं ये लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर एंड 3 की पावर 1। अब यू नो व्हाट, इसमें सब फैक्टर्स आ गए जो हमने अभी लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब तुम पूछोगे कि नो मैम, दीज आर ओनली 2 फैक्टर्स, 2 और 3। अब ये बचे फैक्टर्स कहां से आए? सी, 2 की पावर 0 1 होती है, तो 1 तो आ गया, 2 आ गया, राइट? अगर 2 स्क्वायर आ गया तो 2 भी उसको डिवाइड कर रहा है, 2 आ गया। 3 आ गया, हाउ 3? ये रहा। 4 भी आ गया, 2 का स्क्वायर। अब बात आती है 6 और 12 कैसे आया? सी, 6 बन कैसे रहा है? 2 इंटू 3 ही तो 6 बन रहा है, और 2 तो है ऑलरेडी हमारे पास। तो यानी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके जितने भी फैक्टर्स आते हैं वो हमारे पास प्राइम की फॉर्म में आ जाते हैं। जब हम ये लिख रहे हैं ना, इसमें कॉम्पोजिट भी है, इसमें प्राइम भी है, जब हम ये लिख रहे हैं इसमें सारे के सारे प्राइम हैं, इससे कॉम्पोजिट बनाई जा सकते हैं। कॉम्पोजिट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, राइट? मैं दो प्राइम को अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा? कॉम्पोजिट नंबर्स बनेगा। ओके, तो ये बेसिक है रिप्रेजेंटेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन का रिप्रेजेंटेशन है ये। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं 12 को अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन या उसकी रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं उसको लिखूंगी ये 12 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3, यानी 2 आ रहा है 2 बार और 3 आ रहा है 1 बार। ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन और ये हो गई फैक्टर्स की डेफिनेशन। ये बेसिक है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा अब ये चीज जो मैंने अभी समझाई, ये वही चीज है कि भाई सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स ले लो, उनको लिख दो। अब देखो A, B, C
डी, ये सारे जो हम लिख रहे हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी जब मैं 12 को लिख रही हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3, प्राइम की डेफिनेशन क्योंकि हमें मालूम है तो 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, दीज ऑल आर प्राइम। अब उसकी पावर ये जो पी क्यू है ये कुछ भी हो सकती हैं, 2 3 4 5 6 7, कितनी भी बड़ी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा मेरा नंबर कैसा है, वो कितनी बार उस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, वो कितनी बार उस प्राइम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, राइट। इतना सब कुछ क्लियर है। ये आ गई रिप्रेजेंटेशन, इसमें कोई तोप नहीं था, तोप तो है अब। वो कैसे? अब देखो क्या है ना, ये मैंने 4 फॉर्मूलेज लिख दिए, फॉर्मूले दिख रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स कितने होंगे, ये ना 4 फॉर्मूले हो गए सेकंड क्लास में। ओके, अभी सेकंड क्लास जैसे से फर्दर मूव करेगी, 4 और 4 और 4 और एंड सो ऑन चलते रहेंगे, ये सब सेकंड क्लास हुई। ऐसे ही थर्ड क्लास में भी आपके फॉर्मूले बन गए, फोर्थ क्लास में एंड सो ऑन। अब जो ये पूरे 6 महीने की हर क्लास में आपके जो ये 4 20 फॉर्मूलेस बन रहे हैं, क्या वो आपको याद रह पाएंगे? नहीं। मैं फर्स्ट क्लास से बोलती हुई आई हूँ कि रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उन रूल्स को समझने के लिए एग्जाम्पल्स का सहारा लेना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम रूल्स को एग्जाम्पल से समझ रहे हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से हमारे दिमाग में बैठे रह सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं हम उन्हें आराम से सॉल्व कर पाएंगे, उसमें हमें ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा तो बहुत दूर की बात। ओके, चलो अब आते हैं बेसिक जो हम काम कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सी, अब ना ये स्लाइड है, इसको देखना अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और हमने जो मेरा बेसिक रूल है, क्या, एग्जाम्पल से रूल पे जाना, उस पे जाएंगे। वो हम कैसे करेंगे, देखो हम ना एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम आगे की जो पिछली वाली स्लाइड में जो जो प्रॉपर्टीज लिखी थी ना, 4 बड़ी बड़ी सारी फैक्टर्स, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, वो सब, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम इसी से प्रूव करेंगे। फिर उसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, रट्टा नहीं मांगती। जितनी बार आप उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, उतनी बार वो आपके दिमाग में बैठा रहता है। लेकिन तुम रट्टा मारोगे, एग्जाम के टाइम पे पता चला सफा चटा, वो नहीं होना चाहिए, राइट। उसके लिए अब हम काम शुरू करते हैं। अब बेसिकली बात आती है 7056, ये मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। जब भी फैक्टर्स की बात आएगी तो हमारे पास सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उस फैक्टर्स को उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके तोड़ दो, छितर बितर कर दो उसको, ठीक है। उसकी जो जो जितने भी प्राइम फैक्टर्स, अब कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर्स, छोटा सा तरीका मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये रहा। आई एम नॉट डूइंग इट कंप्लीटली बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। 2 से डिवाइड किया कुछ आएगा, देन 2 से डिवाइड किया एंड सो ऑन, 3 आ रहा है तो 3 से, 7 आ रहा है तो 7, 5 एंड सो ऑन, जो भी आ रहे हैं उन सब से हम डिवाइड करेंगे। ओके, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूंगी, बट यू नो व्हाट, आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस जो है ना वो जरूर करेंगे। ओके, नाउ व्हाट विल वी गेट इज 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2 एंड 5 to the power 2, ये मेरे पास बनेगा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये बनेगी। ओके, हमने पहले क्या किया, ये पूरा स्टेप हुआ है, ये अकेले नहीं आया है। ये जो आ रहा है ना रिप्रेजेंटेशन, ये बेसिकली कहाँ से आ रही है, पहले मैंने नंबर लिया, नंबर के मैंने पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, फिर काउंट की कौन सा कितनी पावर में आ रहा है, और तब जाके ये आया है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट। हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। अब देखो मैंने अभी बताया था ना 12 में कि 1 भी है, 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, जितने भी नंबर है उनकी पावर 0 1 ही होती है। अब अगर 2 to the power 4 इसको डिवाइड कर रहा है तो 2 to the power 0 भी करेगा, 2 to the power 1 भी करेगा, 2 to the power 2 भी करेगा, 3 भी करेगा और 4 भी करेगा, राइट। सेम केस 3 to the power 0 करेगा, 3 to the power 1 करेगा, 3 to the power 2 करेगा, और सेम केस 5 के साथ भी है। ओके, अब देखो ये सारे इंडिविजुअली फैक्टर्स हैं, बट एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ये डिवाइड करेंगे इसको, ये फैक्टर्स बनेंगे इसके। अगर मैं इंडिविजुअली, तो ये फैक्टर्स हैं, मुझे यहां से पता चला, बट क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फैक्टर बनेंगे इस नंबर के, बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। अभी हमने लिया था ना 3 into 2 वाला एग्जाम्पल, 2 प्राइम से कॉम्पोजिट बन गया था ना, तो मैं अगर 2 प्राइम साथ में ले भी रही हूं, कॉम्पोजिट बन जाएगा ना मेरे पास, और वो फैक्टर्स उसके बनेंगे, फॉर श्योर है।
तो ये सारे आ गए। अब बेसिकली बात क्या है, इंडिविजुअली तो ये फैक्टर्स हैं, बट अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूंगी ना किन्हीं भी दो का, तो भी वो फैक्टर्स होंगे, और बल्कि किन्हीं भी दो का नहीं, 3 4 कितने भी ले लूं मैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, फिर एक ये ले लिया, कितने भी एक साथ में ले लूं, वो सारे मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर्स जरूर बनेंगे, वो इसको डिवाइड फॉर श्योर 100% करेंगे, राइट। चलो अब आते हैं बेसिक काम की बात पे। हमने क्या बोला, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो फैक्टर्स बनेंगे। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब ठीक है पता चल गया फैक्टर्स बनेंगे, पर मैं कितने, अभी तो कितने सारे पेयर्स बन सकते हैं, मैं इनको नंबर कैसे निकालूं इनका, राइट। टिपिकल क्वेश्चन दिमाग में घूम रहे के बाद नंबर कैसे निकालें इनका। इसके लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो यहाँ कितने बने, 1 2 3 4 एंड 5 बन गए, लिख लिए 5, ओके। 1 2 3 लिख लिया 3, 1 2 3 लिख लिया 3। अब अभी मैंने क्या बोला, इंडिविजुअली बन रहे हैं पर मल्टीप्लाई में भी बनेंगे, एंड सेम यानी ये भी बनेंगे, तो आंसर क्या आ गया, 45, राइट। अब ऐसा करते हैं, ये अब इसकी वैल्यू आ गई 45, ओके। समझ आया, क्लियर है ना ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर कोई डाउट है स्टिल, अगर आपको दिक्कत आ रही है कोई, तो आप मुझसे संडे वाली इंटरैक्टिव क्लास में पूछेंगे, मैं जरूर बताऊंगी, ओके। बट उसके लिए पहले आपको थॉरोली रिवाइज करना है, ये नहीं आउट ऑफ द ब्लू आके आप क्वेश्चन पूछें, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ओके। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। तो ये वाला कंसेप्ट हमारा समझ आ गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जा सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की जब मैं बात करूंगी तो क्या होते हैं। अब उससे पहले जरा आप लोगों की क्लास ले ली जाए कि ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर ऑड फैक्टर्स, फैक्टर्स छोड़ो, व्हाट आर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ये ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और मुझे नहीं लगता इस चीज से रिलेटेड आप लोगों को कभी भी कोई डाउट होगा, क्योंकि ये बेसिक सी चीज है, ये ऑलरेडी लगभग सबको आती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल नोज दीज थिंग्स, राइट। अब बात आती है, मैं ना ऑड की बात कर रही हूँ, राइट। हमारा क्वेश्चन ऑड से रिलेटेड है। ऑड क्या होते हैं, जिसमें 2 नहीं आना चाहिए, स्ट्रिक्टली 2 नहीं आना चाहिए, यानी ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों इवन है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये इवन है, राइट। मुझे इवन नंबर नहीं चाहिए, मैं किसी भी नंबर को, किसी भी ऑड नंबर को भी अगर एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इवन बन जाएगा। यहाँ तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो मेरा इवन नहीं, इवन बन जाएगा अगर इनसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाले तो फैक्टर्स मुझे काउंट करने नहीं, किस केस में, ऑड के केस में, ठीक है। बचा ये 1 है, 1 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, वो मुझे ऑड को इवन थोड़ी ना बना देगा, ना इवन को ऑड बना देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहां सिर्फ एक फैक्टर आया, राइट। यहां कितने आ रहे हैं, ऑड है, ऑड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और उससे बड़ी बात, आपको पता है ना ये बात, कि अब इससे आगे में कितने भी प्राइम अगर बन जाते, 7 11 13, वो सारे के सारे ऑड होते, उनमें तो वैसे भी यहाँ कोई फर्क नहीं आने वाला था, वो ऑड भी होते तो वो ऑड ही रहते, क्योंकि अगर ये नहीं रहता, क्योंकि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, या 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, कुछ भी बोलो दोनों बातें सही है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, कोई भी 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम बन सकता है, जो प्राइम होता है, ओके। बैक टू द क्वेश्चन नाउ। तो इसमें 1 आया, ओके, इसमें कितने आए 3, इसमें कितने आए 3, आंसर इज 9, यानी मेरे ऑड फैक्टर्स कितने बन गए, 9। अब देखो इवन ऑड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, राइट। अगर इवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑड बन जाएगा, जो दो ही केस हो सकते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं वाले इवन हो गए, नहीं हो रहे हैं वाले ऑड हो गए। तो मैंने अगर नहीं हो रहे वाले निकाल दिए, लगा दी, उसकी वैल्यू निकाल ली, तो हो रहे हैं वाले क्या हो सकते हैं, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। ऑड में ये हटाए थे तो इवन में तो ये आने ही आने पड़ेंगे। कौन सा हटेगा, ये वाला हटेगा, क्योंकि अगर ये 1 इनमें से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा, वो इवन नहीं बनेगा। समझ आई बात। तो बेसिकली जब हम ऑड की बात कर रहे हैं और टोटल मेरे पास 45 है, मेरे पास 2 तरीके हैं कि अगर मुझे इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो एक तो मैं 45 - 9 कर दूं, वो मेरे निकल गए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। दूसरा तरीका कि सीधा ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया उसने, सीधा ये वाला क्वेश्चन दे दिया इवन निकालो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला नहीं आएगा तो कितने आए 1 2 3 4, ये आ गए 4, ये आ गए 3,
एंड ये आ गए 3, 36। मैथ्स आती है तो 45 माइनस 9 करो, वेरीफाई हो गया आंसर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर जो हमने पीछे किया। ये समझ आ गया ना, ये है जो आप एग्जाम में करेंगे। ओके, अब लेकिन इतना लिखने में तो टाइम वेस्ट होगा ना, है ना। अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखो 2 की पावर 4 थी। अब ना मैं वो चीजें जो वापस लिखती हूँ, राइट, क्या चीजें वापस लिखूंगी मैं लिखूंगी जो चीजें हमारे पास थी। पहली बात तो जब टोटल नंबर ऑफ लिख रहे थे तो 5 इंटू 3 इंटू 3 बना था। जब वहां लिख रहे थे, जब इवन वाला लिख रहे थे तो 4 इंटू 3 इंटू 3 बना था। जब ऑड वाला लिख रहे थे तो बना था 1 इंटू 3 इंटू 3। यही चीजें बनी थी। दिस इज 45, दिस इज 36 एंड दिस इज 9। यही चीजें बनी थी जब हम लिख रहे थे। ठीक है, अब हम ना इसको फॉर्मूले से बेस पे चलते हैं। ये सब चीज हम मिटाएंगे, ये सब चीज हमारे अब कोई काम की नहीं है। जो चीज हम फॉर्मूले से करने वाले हैं, जिसके लिए हमने ये सब कुछ समझा, हम सीधा उस चीज पर आएंगे। वो कैसे आएंगे, देखो ये है जो पीछे लिखा था, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है। प्राइम नंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेशन वाली पे जब हम आ गए। ओके, p की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू 2 है। ये होते हैं a b c, ये होते हैं p q एंड r। ओके, अब देखो जब मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रही थी तो ये क्या है, 5 का रिलेशन कहां से बन रहा है, देखो यहां से बन रहा है। मैं p+1 कर सकती हूँ। 3 कहां से बन रहा है, 2+1 यानी q+1, और ये r+1। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। रिलेट हो गए दोनों चीजें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ हमने ये निकाला था कि इतना फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, उसके लिए 2 0 सारी चीजें लिखो, और अब ये चीज है। लेकिन वंस अगेन गाइज आई एम सेइंग टू यू कि ये रटने नहीं है। अगर तुम एग्जाम्पल से खुद समझ रहे हो तो ही तुम एग्जाम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू फॉर द एग्जाम कि आपको समझ आ रहा है उस टाइम पे कि कैसे क्वेश्चन क्रैक करना है। ओके, नाउ ये आ गई नंबर ऑफ फैक्टर्स वाली बात। ऑड वाली पे आते हैं। ऑड वाली पे क्या नहीं आने थे, 2 की कौन सी पावर नहीं आनी थी, सारी नहीं आनी थी, सिर्फ एक ही आनी थी। तो बेसिकली यहां क्या आ गया, 2 आया ही नहीं। अगर 2 की पावर 0 आ रही है तो मैं चाहे ना भी लिखूं उसको, क्योंकि 1 तो हमेशा ही मल्टीप्लाई होता है। तो जो ये है कहीं भी नहीं है, तो 2 को तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, यानी ना तो p इंक्लूड हो रहा है ना a इंक्लूड हो रहा है। अब आते हैं 3 पर। 3 हो रहा है, 3 क्या है, q+1 r+1। ये आ गए मेरे पास ऑड फैक्टर्स। अब इवन फैक्टर्स के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ऑड वाले सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर दूसरे क्या है मेरे पास, इवन वाले में देखो 4 बन रहा है, थे कितने, 4 ही तो थे, यानी p को मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गए मेरे पास इवन वाले, राइट। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो जो हमने एग्जाम्पल से किया वही हमने रूल पे प्रूव कर दिया। हम एग्जाम्पल से रूल पे गए हैं कि हाँ जो जो चीजें हम वहां पेज पर पढ़ के आए थे वो सब चीजें यहाँ प्रूफ हो चुकी हैं। तो अब हमें दिमाग में बैठाने में दिक्कत नहीं होगी इन सब चीजों को। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं। और अब आते हैं हम पिछली वाली स्लाइड पे। ये थे हमारे पास, राइट, p+1 q+1 r+1, q+1 r+1 s+1, ये फॉर्मूलेज, राइट। अब आती है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। क्या होते हैं, प्रॉपर फैक्टर्स होते हैं जिसमें 1 और वो नंबर खुद, यानी ये दो फैक्टर्स इंक्लूडेड ना हो, उनको बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर्स। यही दो सब्ट्रैक्ट कर दिए हमने यहां पर, एक हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक हमारे पास जो कैपिटल जो भी नंबर है वो दोनों अगर हमने पूरे के पूरे फैक्टर्स में से डिवाइड कर दिए तो मेरे पास बन गए प्रॉपर फैक्टर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। तो जब मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स निकालने होंगे तो मुझे बेसिकली ये 1 और n, ये दोनों उन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है जिसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके PYQs में ही आया हुआ है। ओके, देखो देखने में कैसा लग रहा है ना, 4 टू द पावर 11 कैसे सॉल्व करेंगे, 4 टू द पावर 12 कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं करना। जब भी हमारे पास फैक्टर्स वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, तो हमें सबसे पहले एक काम करना है कि उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो।
कोई भी फैक्टर्स वाला क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले ये करना है कि उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, उसको रिप्रेजेंट कर दो, जो हमने फॉर्म देखी उस वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। सबसे पहला काम यही करना है। तो अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है कि मैं अगर इसमें से 4 टू द पावर 11 कॉमन निकाल दूंगी तो वहां बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 4 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 3, राइट? यही टर्म्स बचेंगी। अच्छा, अब बात आती है इस, अच्छा चलो पहले इसी को लिख लेते हैं, राइट? 4 टू द पावर 11, इधर आ गया 1 प्लस 4 प्लस 4 4 16 प्लस 4 4 16 इंटू 4 64, राइट? इसमें कोई दिक्कत? अब देखो ये जो है ना, मैंने क्या बोला, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। क्या ये प्राइम है? दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 टू द पावर 11 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, और ये आ गया 11 एंड हेंस ये बन गया 2 टू द पावर 22, राइट? तो बेसिकली ये क्या बन गया, 2 टू द पावर 22 इंटू 85, राइट? और 85 को, अब 85 भी प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है, तो मुझे फिर से इसको प्राइम बनाना है। ये बन गया 17 इंटू 5, राइट? तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा सारा नंबर दिख रहा है वो इतना बड़ा सारा नहीं है, वो सिर्फ इतना है। कितना? 2 टू द पावर 22 इंटू 5 इंटू 17, दिस इज द नंबर। क्या मुझे इसके फैक्टर्स निकालने नहीं आते? आते हैं। क्या होते हैं इसके फैक्टर्स? इसके फैक्टर्स होते हैं 22 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी आंसर इज 23 इंटू 2 इंटू 2, यानी 23 इंटू 4 4 3 12, आंसर इज 92। देखो लास्ट डिजिट में 12 आने वाला है और कुछ है भी नहीं। इन्होंने ज्यादा इजी कर दिया हमारे लिए क्वेश्चन, राइट? हाँ, तो चलो आंसर इज 92। ये क्वेश्चन समझ आया? ये आपके पीवाईक्यू में से ही है ये क्वेश्चन, तो ये कोई ऐसा वो नहीं है। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस ही आएंगे क्योंकि ये चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ्स में प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप चाहे थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट कितने भी पढ़ लो, जब तक आप उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन, उस थ्योरी का फायदा नहीं मिलेगा। उस थ्योरी का फायदा तभी आपको मिलेगा जब आपके वो एग्जाम्पल, वो प्रैक्टिस आपकी पूरी हो रखी होगी, राइट? ओके, अब आते हैं, हमने किया नंबर ऑफ फैक्टर्स और हमने किया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये सारे ठीक है। अब आते हैं नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, नंबर आना, उनका कितने नंबर है काउंट करना, और सम पता चलना। सम के लिए भी हम फॉर्मूले ही करने वाले, दिखाऊं पहले फॉर्मूले? ये रे फॉर्मूले, अब याद करो इनको बैठ के। बट नो 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 नो, हमें इजी काम करना है, हमें ऐसे काम करना है कि हमें समझ आए प्लस हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए एग्जाम के टाइम पे, राइट? एग्जाम्पल से करते हैं। ये 24 है, 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 इंटू 4, राइट? सबसे पहले मैंने उसको कॉम्पोजिट में तोड़ा, अब इसको मैं दोबारा से प्राइम में तोड़ रही हूँ। यानी बेसिकली 24 जब मैं लिखूंगी तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1, ये लिखा जाएगा। ओके, अब मुझे निकालना है सम। नंबर ऑफ फैक्टर्स तो मैं निकाल सकती हूँ ना, निकाल सकते हैं ना हम लोग? हाँ, अभी तो पढ़ा है हमने। ओके, अब बात आते हैं सम ऑफ फैक्टर्स की। सम ऑफ फैक्टर्स, ये जो चीजें हमने पिछले काम में किया ना हमने, कि 2 टू द पावर 0 भी फैक्टर होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। सेम 3 टू द पावर 0 भी होगा और 3 टू द पावर 1 भी होगा। मुझे तो सम चाहिए ना, ये फैक्टर्स ही तो है। मैं इनको ऐड कर दूं, इनको ऐड कर दूं और इनके मल्टीप्लाई को ऐड कर दूं। देखो दो तरीके हैं करने के, इनको अलग से ऐड करो, इनको अलग से ऐड करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करके जितने पेयर बनते हैं उनको ऐड कर दो, सम निकल जाएगा सारे फैक्टर्स का। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका है ये कि सारे फैक्टर्स लिखो, ठीक है, और ये इधर लिख दो, कोई इशू? क्योंकि देखो अगर मैं इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं अब यहां मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो सेम ही आना है ना? ये प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं, एडिशन, एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब प्रॉपर्टीज तो हमें आती हैं, राइट? चलो अब ये क्या बन गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3, यानी 8 4 12 13 14 और 15 इंटू 4, यानी आंसर है 60।
ये निकल गया सम ऑफ फैक्टर्स। अब आप क्या करेंगे, इवन फैक्टर्स निकालने सिखा दिए मैंने आपको, ऑड फैक्टर्स निकालने सिखा दिए मैंने आपको। इसमें जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और फिर मुझसे संडे की क्लास में डाउट्स पूछेंगे इफ यू हैव एनी, एंड यू शुडंट हैव एनी डाउट्स इन दिस। ओके, मैं मान के चल रही हूं कि इस क्वेश्चन में आपके कोई डाउट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज ऑड फैक्टर्स निकालने हमने सीख लिए। ऑड फैक्टर्स में इनको हम काउंट नहीं करते, तो यहां से सिर्फ 2 की पावर 0 बचा। यहां हम इन दोनों को काउंट करेंगे तो 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 बना, और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दिस इज नॉट द वे। आप सॉल्व करेंगे आगे का क्वेश्चन। ओके, अब ये चीजें ना आपको याद इतनी ज्यादा मतलब वो नहीं करनी है कि आप इनसे परेशान हो जाएं। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इनसे। ओके, आपको बस ये करना है बेसिकली। अगर मैं आपको रटने की ही बात बता दूं, सुनो, जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स था ना, दिस इज अ साइन ऑफ नंबर। ओके, जब छोटा छोटा लिखना हो ना तो नंबर ऐसे लिखना। जब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना था ना, तो फैक्टर्स का फॉर्मूला याद है क्या बना था? p+1 q+1 r+1, जो भी प्राइम की पावर आती है। तो जब सम करना है ना, सम ऑफ फैक्टर्स में से ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको a टू द पावर p+1 -1 अपॉन p+1 अपॉन a-1, सॉरी अपॉन a-1। देखो, रट्टा मार सकते हो तो मार लो अगर मेमोरी लेवल बहुत ज्यादा अच्छी है, बट यू शुड वर्क ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। मेमोरी लेवल तुम्हें जितना याद है, रिफ्लेक्टिव लेवल तुम कितना एब्जॉर्ब करके कितना उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो, है ना। मेमोरी और रिफ्लेक्टिव के बीच में आती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब आप इसको समझ रहे हो, समझने के बाद जब आपके सामने क्वेश्चन आ रहे तो आप उसमें कितनी जल्दी अपना दिमाग लगा पा रहे हो, दैट इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल। वो अगर जितनी इंक्रीज करोगे ना आप, उतना ही ज्यादा आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। एंड यू नो, एग्जाम क्लियर करना इज नॉट अ बिग टास्क, ही बहुत ज्यादा हैवी है, नॉट एट ऑल। आप बहुत आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। प्रैक्टिस, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, बस, एंड ट्रस्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि ट्रस्ट, और जो ये इस जहां आप ज्वाइंट हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइंट हैं, उस पर ट्रस्ट होना कि यस दे विल डू इट एंड वी टुगेदर विल डू इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नाइस। नेक्स्ट, अब ये हो चुका है। अब ये आता है, एक क्वेश्चन और रह गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स जो मेरा नंबर है टोटल में कर दो। ये एक बेसिकली फॉर्मूला है, कभी भी इससे क्वेश्चन आया नहीं है। कि मैं क्या कर रही हूं, टोटल मेरे पास जो भी नंबर है उसकी पावर में जितने फैक्टर्स बन रहे हैं डिवाइड बाय 2 कर दो, वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद आता है एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ। अब आप ये करेंगे, मैंने एक क्वेश्चन आपको पीछे दिया 24 वाला, एक क्वेश्चन मैं आपको सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला दे रही हूं। अच्छा चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें है क्या बेसिकली, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2 टू द पावर 2। हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। ओके, ये रहा। जब मैं फैक्टर्स निकाल रही हूं, इसमें मैं सारी कंसेप्ट जो जो हमने अभी तक पढ़े हैं ना, वो सारे कंसेप्ट में इस क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूं आपको। सबसे पहला कंसेप्ट है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स का सबसे पहला तरीका, या अब हम क्या करते हैं, ये एक है, राइट, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 2। ये मेरे पास साइड में मैंने बना लिए हैं ताकि हम धीरे धीरे टाइम टाइम इसको देखते रहेंगे क्या क्या हुआ था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आंसर, मेहनत लगी कुछ नहीं, बहुत इजी था। चलो इवन फैक्टर्स और निकाल लो पहले। ऑड फैक्टर्स निकालना है। ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट नहीं होगा उसमें, 2 वाला, तो बेसिकली यहां तो 1 ही हो गया, यहां हो गया 3, यहां हो गया 3, आंसर आ गया 9। ऐसे ही जब मैं इवन फैक्टर्स निकालूंगी, ये गया, यहां हो गया 2, यहां हो गया 3, यहां हो गया 3, आंसर ऐड करके 17 ही तो आ रहा है। ये तो बन गया मेरा जो नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला पार्ट है। अब आता है सम वाला पार्ट। सम वाला भी नहीं है। पहले बात तो करो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जो इसमें फर्स्ट पार्ट है, उसको कैसे करना है। बच्चों कुछ भी नहीं करना, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गया ना, उसके बाद आपको बिल्कुल देखो इससे कितना बड़ा नंबर है ये, मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 4 3 3 9 9 4 36 36 इंटू 25 है ये नंबर असल में। बट देखो ये कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। तो हमें मेहनत नहीं करनी, हमें ना बोलते हैं हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पेज ऑफ, राइट, वही चीज है।
है ना। तो चलो सम की बात करते हैं, तो सम में क्या बना, 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2, ठीक है, 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 एंड सेम 5 टू द पावर 0 प्लस 1। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम ये करो या फिर एज यूजुअल फॉर्मूला याद करो। ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा है वो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। कब समझ आएगा, 1 और 2 वीक्स के बाद, क्योंकि अभी तो नया नया जोश चढ़ा है, नया नया आ रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं सामने, वो जैसे जैसे अभी दिमाग में जाती रहेंगी। लेकिन जैसे 2-3 हफ्ते बाद इसको दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करोगे, देन यूल थॉट यार कौन से पन्ने पे लिखा था, वो नहीं होना चाहिए, राइट। चलो ये आ गया, इसको हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5 प्लस 25। मल्टीप्लाई कर लेना, सम निकाल लेना, वो नहीं कर रही मैं, ओके। चलो बी आते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सेम प्रॉपर्टी। ऑड फैक्टर्स में ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा, तो यहां क्या बना, 2 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। ये वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा। दिस इज द आंसर। इसमें मेरे इवन निकल गए, ऑड निकल गए, और सेम अब मैं मेरे इवन वाले भी निकाल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप विदाउट एनी सेकेंड थॉट क्वेरी में लिखेंगे एंड विल डिस्कस इट ऑन संडे, ओके। या नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर 360। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको तो कर दो ऐसे 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 ऐसे, कितनी बार करते हो, 5 स्टार क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें ना 2 से 3 ज्यादा कंसेप्ट्स लगे हुए हैं। इसमें आपको सम वाला दिख जाएगा, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको रेसिप्रोकल आता है या नहीं, एलसीएम दिख जाएगा, एचसीएफ दिख जाएगा, वो सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे, कि फ्रैक्शन में या रैशनल्स को हम ऐड कैसे करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, राइट। पीवाईक्यू नहीं है, बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये इसके चांसेस काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब है क्या ये 360 को हम सबसे पहले लिखते कैसे हैं, वो आप मुझे बताएंगे, एंड डू इट फास्ट, यू कांट डू इट। इसको स्टॉप करो। अब देखो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इसको स्टॉप करो, वीडियो को पॉज करो, और सबसे पहले जो मैं बोल रही हूँ ना कि इसके फैक्टर्स निकालो, तो सबसे पहले वही निकालने की कोशिश करो। निकालने के लिए आप क्या करोगे, निकालने के लिए करोगे कि भाई 36 क्या होता है, 9 इंटू 4 होता है, 10 क्या होता है, 5 इंटू 2 क्या होता है, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2। बेसिकली 360 क्या बन गया, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1, ये निकल गया। कितनी मेहनत लगी इसको करने में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नन अदर सोल्यूशन। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिस ही एकमात्र रास्ता है जो आपके सपनों तक आपको पहुंचाएगी या उस उड़ान में दिशा देगी, है ना। और वो जो उड़ान भरी है हमने शुरुआत में, उसमें फ्यूल की जरूरत भी तो पड़ती है, वो फ्यूल तुम्हारी प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा फ्यूल उसको मिलेगा, और उतनी दूर तक पहुंचोगे, उतनी जल्दी पहुंचोगे, राइट, विदाउट एनी डिफिकल्टीज। चलो अब आते हैं इस पे, ये है हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स, राइट। अगर मुझसे सीधा इसने सम ऑफ फैक्टर्स पूछा होता तो मैं क्या करती कि भाई देखो 2 द पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एक हो गया, 0 प्लस 1 प्लस 2 एक, एंड देन ये मैं बेसिकली ये लिखती ना, सम निकालना होता तो, सम निकालना होता तो लिखती मैं ये। उसने क्या बोला है, सम ऑफ, बोला सम है, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, बेसिकली उसने ये बोल दिया। अब बोलो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है ना, कि यार मैम अभी तो मल्टीप्लाई में आ गए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। टेंशन बहुत जल्दी लेने लग जाते हो, ये नहीं है कि एक बार देख लें कि कर क्या रहे हैं, कि हो क्या रहा है, हमसे आराम से हो जाएगा। और ये 2 मिनट में अभी बताऊंगी ना मैं, तुम ऐसे बोलो कि ये तो इतना आसान था। ये क्या है, ये 1 ही तो है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये बना। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9, ये बना। और इधर बना 1 प्लस 1/5। बच्चों एलसीएम लेना आता है, नहीं भी आता तो देखो यहाँ 8 है, मैं कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 बनाना है, इसको 4 से करूँ। बेसिकली यहाँ देखो बन क्या गया, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1/8, ठीक है। 9 प्लस 3 प्लस 1/9, 5 प्लस 1/5। कुछ दिख रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 प्लस 3 प्लस 1, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5।
मिला, दिमाग की बत्ती जली। हाँ, ये देखो, और नीचे देखो 8 9 5, 8 9 5, यानी ये पूरा 360 है। यानी अगर वो कभी भी वो पूछे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स, तो आप क्या करेंगे, ऊपर तो लिख देंगे सम ऑफ फैक्टर्स और नीचे लिख देंगे नंबर। समझ आया? देख रहे हो कितना इजी है क्वेश्चन। देखो कैलकुलेशंस आप करोगे, ये आंसर मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशंस आप करोगे कि भाई हाँ ये ऐड किया देन एंड जो आपको करना है, ये समझ आया। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि अगर वो रेसिप्रोकल, ये क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये स्कोरिंग बन जाएगा आप लोगों के लिए। क्यों स्कोरिंग बन जाएगा? क्योंकि इसमें सीधा फॉर्मूला आपका बन गया है। अगली बार आप करोगे तो फॉर्मूला नहीं देखोगे, आपको पता है अगली बार आप इसको करोगे ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा फैक्टर वाला, तो आप सीधा देखो रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर। ओ वाओ, ये तो कुछ पैटर्न बन रहा था। जैसे ही आप यहाँ तक पहुंचोगे या फिर जैसे ही आप यहाँ तक पहुंचोगे कि ये सब डिवाइड करना था, यू विल गेट योर आंसर। आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये तो सारा ऐड होके यही बन जाते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of factors of 2400 such that the factors are divisible by 15. This is one kind of a question. मैंने बहुत अच्छे और बहुत चूजी हूँ मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को लेकर। समझ आ रहा है इसका मतलब क्या है? कि सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस दिखाने हैं। फर्स्ट तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के काम आते हैं। प्रैक्टिस काम जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था ना, जिसमें सम ऑफ फैक्टर्स और इवन वाले सारे फैक्टर्स निकालो, वो सिर्फ एक कंसेप्ट के लिए। ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए कि चूज करके निकाले हैं मैंने कुछ क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम के लिए, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2400। 2400 में ये है 2400 बेसिकली क्या है? 2400 के जब आप फैक्टर्स बनाओगे तो 6 4 24 और इंटू 100 यही होगा। 100 को मैं 6 को 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 100 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। नाउ डोंट आस्क मी कि ये 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कैसे बन गया। पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है यू आर स्मार्ट इनफ, राइट? तो ये कितना बन गया? 2400 बेसिकली हमारे पास बन गया 2 3 4 एंड 5, 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2। ये बन गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2400। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फैक्टर्स ढूंढने हैं जो 15 से डिविजिबल हैं, और 15 क्या होता है? 5 इंटू 3 इज 15, राइट? तो अगर बेसिकली मुझे जो इसने ये दिया हुआ है, राइट, 5 इंटू 3 डिवाइड करना, तो ये क्या बन गया? 2 टू द पावर 5 इंटू 3, तो बचा ही नहीं अब, है ना? तो ये क्या बच गया? 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 1 बच गया, है ना? डिविजिबल बाय 15 होना था, डिविजिबल बाय 15 कर दिया। वो सारे फैक्टर्स हैं जो डिविजिबल बाय 15 है। अब निकालने क्या है? नंबर निकालने हैं। नंबर कैसे निकालते हैं? 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 से निकालते हैं। ये कैसे निकला? 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2। हेयर इज द आंसर। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स 2400 के निकल गए, 2400 के, जो मेरे पास 15 से डिविजिबल होंगे, राइट? अब आपको ऐसा कोई है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा ये तो बहुत ज़्यादा टिपिकल आ गया, मैथ्स तो होती ही नहीं है? होगी मैथ्स, बिल्कुल होगी। प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये तीनों चीज़ें एक साथ जब फ्लो करेंगी ना, तो ये सब मैथ्स होगी। कोई डिफिकल्ट नहीं है मैथ्स। मैथ्स में मज़े आने लग जाते हैं जब तुम नंबर्स देखने लगो ना, तो मज़े आने लग जाते हैं। वो मज़े आने चाहिए आपको, राइट? चलो अब आते हैं फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1080 विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। कुछ भी नहीं करना। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? याद है पिछली क्लास रिवाइज की थी हमने। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स वो स्क्वायर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। जैसे 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। जैसे 9, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 16, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये सारे नंबर जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स कहलाते हैं। ऐसे आंखें खोल खोल के मत देखो, ऑलरेडी पिछली क्लास में ये कर चुके हैं हम। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब बात आती है क्वेश्चन की। उसने क्या बोला मुझे? उसने नंबर दिया 1080। पॉज द स्क्रीन प्लीज, पॉज करो स्क्रीन को।
और पॉज करने के बाद फैक्टर्स बताओ इसके, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, मेक इट फास्ट, राइट। यही आ रहे हैं, ये फैक्टर्स लिख दिए, ओके। अब हमें निकालने क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स बनेंगे किसी के, जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं। अब देखो ये बेसिकली इसके फैक्टर्स बन रहे हैं ना, ये बेसिकली इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक, इसके अलावा कोई भी परफेक्ट फैक्टर्स को परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं आपके, नहीं बन रहे। क्या आंसर आ गया, 4। देख रहे हो कैसा क्वेश्चन उटपटांग बना दिया उसने कि कंफ्यूज करने के लिए, पर वो क्वेश्चन था क्या, कुछ भी नहीं था उस क्वेश्चन में। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट आता है, ये वाले कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यू कैन डू इट इन सेकंड्स, सेकंडों में हो जाएंगे आपके ये क्वेश्चन। लेकिन आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। देखो यही शॉर्ट ट्रिक्स जो बोलते हैं ना, मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ, दीज आर ट्रिक्स। यही ट्रिक्स हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाली है, अगर आपका दिमाग उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना लेते हुए आराम से आप अगर कर पाए तो। The number of factors of 7200 divisible by 40, पॉज करो, दिस इज द क्वेश्चन विच यू विल डू एज योर होमवर्क, ओके। क्योंकि अभी जो 15 वाला क्वेश्चन हमने किया 15 से डिविजिबल होगा, वो क्वेश्चन अभी हमने किया है 240 वाला, सेम मेथड यहाँ अप्लाइड होगा एंड यू विल डू इट ऑन योर ओन। ये आपकी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, ओके। फाइंड द वेज टू एक्सप्रेस 11025 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना, टू फैक्टर्स है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। हर नंबर को प्रोडक्ट में ही तो लिख रहे थे, हमने क्या बोला था, मान लो अगर ये है तो हम क्या बोल रहे थे, हम यही तो बोल रहे थे कि अगर इंडिविजुअली ये फैक्टर्स हैं तो मैं प्रोडक्ट कर दूं तो भी तो फैक्टर्स ही है, ये वही चीज लिखी है इसने। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज। और नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से निकालने आते हैं, इसमें आप अब कंफ्यूज कभी भी नहीं होंगे, राइट। मैं ये मान के चल रही हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करके आएंगे, सम ऑफ फैक्टर्स वाले और ये जो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ उसमें आपको 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आएंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो आप, ओके। मैं नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट आते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन मतलब जब हम एक नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, एल्गोरिथम का यहाँ पे बेसिकली मतलब ये है कि हम उसको लिखते कैसे हैं। एक ना मेथड डिवाइस किया गया कि हम किसी भी नंबर को लिख रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है, कुछ टर्म्स आई जैसे डिवाइड, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, उनको टर्म्स में हमने लिखने की इनको ट्राई किया, ठीक है। तब हमें डिवीजन एल्गोरिथम आई कि जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है और एक रिमाइंडर आता है, राइट। अब हम कंफ्यूज सबसे ज्यादा किस में होते हैं, हम कंफ्यूज इस चीज में होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन होता है, कौन सा डिविडेंड होता है, वो सॉरी क्वेश्चन पे भी उतना वो नहीं होते जितना हम ज्यादा कंफ्यूज किस में होते हैं, डिविडेंड और डिवाइजर में। अब देखो मैं ना लैंग्वेज पे जाना कि मैं क्या बोल रही हूँ, देखो टर्म्स क्या क्या है। सबसे पहली टर्म है डिविडेंड, ठीक है, जिसको हम पूरे कोर्स में कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से हम बोलेंगे डिवाइजर को, ओके। क्यू है हमारा क्वोशंट, राइट, और आर है हमारा रिमाइंडर। ये 4 टर्म्स हैं जो यहाँ इस डिवीजन एल्गोरिथम में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। और देखो गाइस, डिवीजन एल्गोरिथम के बाद एक रिमाइंडर पॉइंट कंसेप्ट और आता है, वो इसी से लिंक्ड है, और डिवीजन एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने बताया था कि जो तीनों कंसेप्ट मैं आज बताने वाली हूँ वो मेजर हाई लेवल के अच्छे क्वेश्चन उनमें से बनते हैं हमारे एग्जाम में, तो हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है उनकी। और हमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत ईजी है तो उसको छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल, ऐसा तो एक्चुअली किसी भी चीज में नहीं करना है हमको, ठीक है। हमें मैक्सिमम लेवल तक उसको समझने की कोशिश करनी है कि कितनी चीजें आती हैं, आ सकती हैं हमारे एग्जाम्स में से फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब आते हैं जो हम बात कर रहे थे, ये है हमारे पास 4 टर्म्स और ये है हमारे पास 4 टर्म्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, आई विल राइट इट इन लैंग्वेज, कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज। डिविडेंड इज इक्वल टू, राइट, product of divisor and quotient
एडेड टू द रिमाइंडर। ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने क्या बोल दिया, समझ आया? डिवाइजर जो डिवाइड करेगा, समझो, लैंग्वेज पे फोकस करो। डिवाइडर होता है जो डिवाइड करेगा, डिविडेंड होता है, या इसको डिवाइजर को ना अपनी एक और बनाते हैं, डिवाइडर बना दो इसको, है ना। डिवाइडर जो डिवाइड करेगा, डिविडेंड जिसको डिवाइड करेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब वो क्या एग्जांपल लेंगे हम, देखो यहां लेते हैं, ओके 3 4, ठीक है। ये है जो इसको डिवाइड करेगा, सो दिस इज इट्स डिवाइजर। ये जो डिवाइड हो रहा है इसको बोलते हैं डिविडेंड। 1 ज़ा 3 और यहाँ 1 बचा, ये है हमारे पास क्वोशंट और ये है हमारे पास रिमाइंडर, जितना डिवाइड करके हमारे पास फाइनल आंसर बचा। ओके ये मेरे पास डिवाइजर है, ये मेरे पास डिविडेंड है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। ये है बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम। इससे ज्यादा डिवीजन एल्गोरिथम में कुछ भी नहीं है। और ये जो चीज इसकी मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी है ना, फुल फॉर्म राइट, इसकी जो फुल फॉर्म लिखी है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली। और ना पता है क्वेश्चंस जो आने वाले हैं ना वो इसी से आने वाले हैं, और कुछ है भी नहीं वैसे भी इसमें। और क्वेश्चन जिससे आएंगे, कोई एक चीज दे देगा, कोई एक चीज पूछ लेगा, इस टाइप का क्वेश्चन होएगा, ठीक है। या फिर उनके बीच में रिलेशन दे देगा। अब रिलेशन कैसे देगा देखें। अच्छा उससे पहले आते हैं ये क्वेश्चन पर। यदि बचपन में सीखते थे कितने नंबर ऐड करूं कि ये उससे पूरा डिविजिबल हो जाए, कितने नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि ये उससे पूरा डिविजिबल हो जाए, ये करा हुआ है ना अपन ने, बचपन में किया हुआ है। आज हम एक क्वेश्चन और ट्राई करने वाले हैं इसका। देखो 5029 डिविजिबल वाला आ गया। 5029 को कंप्लीटली डिविजिबल होना है किस नंबर से, 17 से। ओके डिवाइड तो करना आता है, कैसे करते हैं डिवाइड, हमारे पास डिवाइड का तो बेसिक एग्जाम्पल है ना, हमें डिवाइड तो मतलब बेसिकली करना आता है। 17 2 ज़ा 34, ठीक है, 10 4 6 5 और 4 3 1, यहाँ बच गया 2 सॉरी यहाँ आ गया 17 9 ज़ा 153, 12 और 3 आ गया 9 0 और ये आ गया 9, 17 5 ज़ा 85 और ये आ गया फाइनली 14, राइट। अब इसमें ये जो है ये हमारे पास डिवाइजर है, छोटा वाला डी, ये हमारे पास कैपिटल वाला डी डिविडेंड है। दिस कंप्लीट वन इज क्वोशंट एंड दिस इज आर रिमाइंडर, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? ओके अब बात आती है उसने पूछा क्या था। देखो यहाँ 14 एक्स्ट्रा है ना, 0 आना था, 14 एक्स्ट्रा है। कहाँ से 14 एक्स्ट्रा है, यहाँ अगर ये और दोनों सेम हो जाते, ये 85 बन जाता तो ये सब्ट्रैक्ट करके 0 आ जाता। सेम ये 153 या 162 बन जाता तो सेम हो जाता। तो बेसिकली यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है, 14 एक्स्ट्रा है। यानी अगर मैं इसमें 14 सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, 5029 माइनस 14 कर दूं तो जो नंबर मेरे पास आएगा दैट इज 5015। ये मेरा 17 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। अब बात आती है कितने नंबर में इसमें ऐड करूं जो ये मेरे पास 17 से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। उसके लिए देखो 14 है, ये अगर 17 बन जाता तो रिमाइंडर 0 आ जाता, 1 करती 17 17 0 आ जाता रिमाइंडर। तो बेसिकली 14 से 17 बनाने के लिए कितने नंबर चाहिए, 3। यानी अगर मैं 5029 में 3 ऐड कर दूं तो ये जो नंबर आएगा ये मेरे पास 17 से कंप्लीटली डिवाइजिबल होगा। यानी ये समझ आया क्या कंसेप्ट हुआ यहाँ पे। ये एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वाला लेवल जो होता है ना क्वेश्चन का, वो वाला क्वेश्चन है ये, कि भाई देखो ये नंबर है कंप्लीटली डिविजिबल 17 से होना चाहिए, उसके लिए मैं क्या ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं। ऐड के लिए मैंने ये देखा कि यहाँ 17 ऐड हो सकता है। 14 में कितना ऐड करती, 3 ऐड करना पड़ता, 17 बन जाता, 0 बन जाता, ठीक है। डिवाइड करती 1 से 0 बन जाता। सब्ट्रैक्ट में ये आई कितना एक्स्ट्रा है, सब्ट्रैक्ट में हमेशा एक्स्ट्रा देखा जाता है कि कितना एक्स्ट्रा है, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा है, 14 एक्स्ट्रा है, 14 एक्स्ट्रा यहाँ कम हो जाए तो मेरे पास आंसर आ जाता, वो कंप्लीटली डिविजिबल होता। अब इसका फोन करो, अब ऐसा करो, इसको डिवाइड करो और फिर देखो कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, है ना। वेरीफाई, हर चीज को वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। चलो ये हो गया हमारे पास एक इजी सा क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास आता है जो मैंने अभी डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाई, है ना। क्या था डिवीजन एल्गोरिथम, बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम थी d इंटू
इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी हर जगह पर, हर जगह ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, टाइम वेस्ट है ना। तो मैं हर बार ये लिखूंगी दैट कैपिटल डी जो हमारा डिविडेंड है, स्मॉल डी जो हमारा डिवाइजर है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हमारे पास होगा। अब ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को क्या बोला, डिवीजन सम है, ओके डन। डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वेश्चन, द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वेश्चन। अलजेब्रा का थोड़ा बहुत बेसिक भी पता है ना, ये क्वेश्चन बनानी आती है, तो दिस क्वेश्चन इज डन। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है कोई, देखो। एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, यानी डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर का 5 टाइम्स है और रिमाइंडर उसने सीधा 46 दे दिया, है ना। तो बेसिकली अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो डिविडेंड दी, ये जो मेरे पास डिवाइजर जो है वो क्या बन गया, 5 इंटू 46, राइट। हाँ, तो डिवाइजर कितना बन गया मेरे पास, 230 बन गया। अब देखो अगर डिवाइजर 230 है जो कि इक्वल है मेरे पास 10 इंटू क्वोशंट के, तो क्वोशंट कितना बन गया, 23 बन गया, है ना। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या था, कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। कैपिटल डी जो हमें डिविडेंड फाइंड करना है, कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 230, क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई 23 और रिमाइंडर उसने ऑलरेडी 46 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 5290 प्लस 46, 66, लास्ट में 6 कौन से आंसर में, आंसर पूरा सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि देखो पता चल गया ना, ऐड करूंगी तो लास्ट में 6 ही आएगा, डन। तो वो मेरे पास आंसर आ गया, था ना इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, A number when divided by 627 leaves a remainder 43। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और बता क्या रहा है। किसी भी एक नंबर को लिया मैंने, वो नंबर मैंने ले लिया n, ठीक है। उसको जब मैं 627 से डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड क्या होता है, डिवाइजर, 627 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स सी बात है अगर रिमाइंडर 43 है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो होगा ही, और प्लस मेरा रिमाइंडर 43 है। ये मैंने डिवीजन एल्गोरिथम से लिख दिया, इतना मेरा बेसिक मुझे इस क्वेश्चन से पता चल गया। नेक्स्ट चीज वो क्या बोलता है, अब अगर मैंने इसी नंबर को 19 से डिवाइड किया होता तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होता। मैंने जो ये 627 से किया है, मैं अगर इसको 19 से करती तो मेरे पास क्या आंसर होता, मेरे पास आंसर होता, जैसे देखो अब क्या हो रहा है, 627 को 19 से डिवाइड करना, व्हाट विल बी द आंसर, 33 इंटू 19, राइट, इट इज 19 और मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस 43। ये समझ आया क्या किया मैंने, मैं बस ढूंढ रही हूँ कि कहीं से 19 कॉमन निकल जाए। अगर देखो यहाँ पे 627 था, मल्टीप्लाई था तो कॉमन निकल रहा था ना, अगर मैं यहाँ से कहीं से भी 19 कॉमन निकाल दूं ना और उसके साथ में एक नंबर ला दूं क्वोशिएंट वाला, वही डिवीजन एल्गोरिथम वाली चीज बन जाएगी। तो ये क्या बन गया, n इज इक्वल टू 33 प्लस 19 इंटू क्यू प्लस 19 प्लस 24, राइट। हाँ ठीक है, अच्छा अब मेरे पास n क्या बना, अगर मैं 19 बाहर निकाल लूं इस सब में से तो ये बना 33q प्लस 1 प्लस 24। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 19 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पूछा रिमाइंडर, आंसर इज 24। गाइस कुछ भी डिफिकल्ट लगा इसमें, जो मैं ऐसा लगेगा कि यार मैथ्स तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, अगर मेरी स्पीड फास्ट हो रही है तो इसको थोड़ी स्लो कर लो, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बट कहीं भी ऐसा लग रहा है तुमको कि अब ये यार ये तो सारा सर के बहुत ज़्यादा ऊपर से चला गया, नहीं लगेगा। मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जितना इंटरेस्ट तुम लोगे ना मैथ्स उतने ही मज़े दिलाएगी तुम लोगों को। अच्छा अब आता है व्हेन 1 2 1 0। अब हम ना, अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम की, मुझे डिवाइड करना है, किसी भी नंबर से डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे अभी मैंने 17 से किया, राइट। अभी मैंने 17 से डिवाइड किया कि भाई 17 5 2 9 को 17 से डिवाइड कर लो तो क्या बनेगा, वो किया मैंने पूरा अभी, है ना। लेकिन हर बार तो मैं ये नहीं करूँगी ना यार, हर बार तो डिफिकल्ट। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है 1 2 1 0 2 को जब मैं 12 से डिवाइड कर रही हूँ तो भैया लिखो 1 लिखो, ठीक है, 10 लिख दिया, फिर एक 0 नीचे और आ गया, एंड सो ये 2 बन गया, 8 96 बन गया, ये 6
456 आंसर आ गया। हैव आई डन समथिंग रॉन्ग गाइस? ओके, तो जो भी है, मतलब ऐसे में डिवीजन तो नहीं करूंगी ना, इस डिवीजन को ना करना पड़े इसके लिए हमारे पास आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। व्हाट आर डिविजिबिलिटी रूल्स? क्या होते हैं ये डिविजिबिलिटी रूल्स? बेसिकली जब हमें काफ़ी सारे बड़े नंबर्स को डिवाइड करना होता है ना, अब यार इतने बड़े नंबर हैं, मुझे करना है 14, 13, 12, 11, 10, 9, इनसे अगर मुझे कोई नंबर डिवाइड करने हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े डिवीजन कौन करेगा, नहीं करते ना हम लोग, हम चाहते भी नहीं है इतने डिवीजन करें। तो उसकी ईजी के लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल डिवाइड किए, डिविजिबिलिटी रूल डिवाइज किए, इंट्रोड्यूस किया। अब डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स में ना, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 6, 7, 8, 9 तक लेके चलते हैं एक बार, ठीक है, यहां तक लेके चलते हैं। अब देखो, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा ना तो उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर होंगे ही होंगे। यू कैन चेक एनी। 12 होता है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, देखना क्यों होंगे। हमने पढ़ा था इवन नंबर है, इवन नंबर के लास्ट में यही आते हैं। जो भी नंबर के लास्ट में ये आएगा, हम ना कोई भी नंबर उससे डिविजिबल है या नहीं है, हम उसके सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट के या लास्ट 1, लास्ट 2, लास्ट 3, 4 डिजिट्स के बेसिस पर ही हम पूरे 10, 12, 15 डिजिट्स के नंबर्स को हम बता सकते हैं कि वो उससे डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए कुछ ट्रिक्स याद करनी है, कुछ ट्रिक्स समझनी है। याद करने से ज्यादा 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 बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, उन ट्रिक्स को समझना। देखिए, इतनी बार ये ज्यादा बोला ना, उतनी ही बार इस ज्यादा को दिमाग में घुसा लो। ओके, 2 के लिए हो गया। 3 के लिए आ जाता है कि सम होना चाहिए 3 से डिविजिबल। 4 के लिए आ गया कि लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 5 के लिए आ गया लास्ट के डिजिट 0 और 5 होने चाहिए। ऐसा ही हम ये पूरी डिविजिबिलिटी रूल्स अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनमें थोड़ी थोड़ी चीजें याद होंगी जो समझने वाली होंगी, और ऐसी होंगी जो हमें फॉर फ्यूचर के लिए यूज के लिए रखनी, याद भी रखनी होंगी। ओके, ये क्वेश्चंस हो चुके हैं अपने। हाँ, अब आता है डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी बाय 2। देखो, a number is divisible by 2 if and only if the last digits of the number are 0, 2, 4, 6 and 8। सीधे ये बहुत बेसिक सा है, 2 का सबको याद ही होता है। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा इजीली समझ आती हैं हमको हर चीजें, है ना। क्वेश्चन से ही सारी चीजें समझ आती हैं। देखो, लास्ट डिजिट क्या है? 6 डिविजिबल। लास्ट डिजिट क्या है? 9 नॉट डिविजिबल। 0 डिविजिबल। प्रूव्ड। प्रूफ चाहिए? लो, 6, 0, 2, 5, 6। अब सुनो, पॉज करो, सॉल्व करो। You needed proof ना? I told you the fact. Now you needed proof. Solve it. Okay, moving on to the other fact. It was just a joke. Okay. Yeah. Divisibility by 3 में हमारे पास क्या है? जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 3 होता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मान लो मैंने एक नंबर लिया 1, 2, 4, 5, ठीक है, इन सारे सम 1 + 2 + 4 + 5 करो। 5, 4, 9, 10, 11, 12। 12 क्या 12 3 से डिवाइड होता है? होता है, तो यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ओके, अब बात करते हैं 1, 2, 3, 4 की। ये देखो 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10। 10 आ गए। ये क्या ये 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी अगर सम ऑफ द टोटल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स इसमें हैं, इनका सम अगर 3 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो गया, अन्यथा ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। बात आती है 4 की। देखो, अब मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ, और वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? 2, 4, 8, 16, राइट। क्या लिखे है मैंने? ये दिस इज 2 to the power 1, दिस इज 2 to the power 2, दिस इज 2 to the power 3 एंड दिस इज 2 to the power 4, है ना। यही चीज है। इसमें क्या थी प्रॉपर्टी? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। बेसिकली लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। यही तो बना। ये जो सारे पांचों डिजिट्स हैं ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट्स अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही किसी भी लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यहां कितनी पावर 2,
तो लास्ट के 2 डिजिट्स किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं देन द नंबर आर डिविजिबल बाय 4। अब इसी पैटर्न में अगर मैं 8 का पूछूं तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा उसके लिए क्या कंडीशन लगा सकते हैं? क्या है? 3, यानी लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। मैंने दे दिया 12 डिजिट का एक नंबर, चेक करो 8 से डिवाइड होता है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, उन 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड कर दो एंड यू विल फाइंड योर आंसर। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यानी वो डिवाइड करेगा, हाँ यस इट इज डिविजिबल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर? सेम दिस, दैट लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो अगर 16 से डिविजिबल हो गए तो वो नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा, पूरा का पूरा, चाहे 20, 25, 100 डिजिट देते। लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल हो गए तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो उससे 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये आ गई डिविजिबिलिटी बाय 4। अब मैंने 4 बता दी, 8 बता दी, ठीक है, 2, 4, 8, 16 जितनी भी है ये सारी बता दी है मैंने। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 4 जो हमारा क्वेश्चन आया, क्या थी डिविजिबिलिटी बाय 4? कि लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अभी जो लास्ट के 2 डिजिट्स है ना 26, क्या 4 की टेबल में 26 आता है? नहीं आता, हेंस दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इजी हो गया ना काफी ज्यादा। लास्ट के डिजिट्स क्या हैं? 16, 16 डिविजिबल 14, 4 की टेबल में आता है 16 आता है, तो हेंस इट इज डिविजिबल बाय। देखो हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं की, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ठीक है 16 है, लास्ट के 2 डिजिट 16 बन रहे हैं, वो 4 से डिविजिबल है, तो हेंस दिस होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ओके, नेक्स्ट आता है 5। 5 के लिए 5 की टेबल पढ़ो एक बार। 5 की टेबल पढ़ने के लिए 5 की टेबल में या तो कभी 0 आएगा या फिर 5 आएगा, उनके अलावा कभी कुछ नहीं आता। सेम यही चीज हमें डिविजिबिलिटी वाली है। कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। कभी भी 5 के टेबल में लास्ट डिजिट 3 देखी है? नहीं होती, राइट? तो बेसिकली यही प्रॉपर्टी है कि अगर किसी नंबर को 5 से डिविजिबल होना होगा तो उसका जो लास्ट डिजिट है या तो उसको 0 होना होगा या फिर इसको 5 होना होगा। ठीक है, अच्छा एक बात सोचो, 2 के केस में क्या था? 0, 2, 6, 4, 8। 5 के केस में क्या था? लास्ट डिजिट 0, 5। ये कॉमन आ गए। नाउ व्हाट? क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो 5 से भी होगा, जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वाला केस हम आगे जब LCM HCF वो पढ़ेंगे ना, वो हम लेकर आएंगे कि भाई ये देखो 0 है, एक एग्जांपल ले लो 20, एक एग्जांपल ले लो 4, एक एग्जांपल ले लो 25। ये दोनों से डिविजिबल है 5 और 2 से, राइट? ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है और ये सिर्फ 5 से डिविजिबल है। तो अगर ये ऐसा आ रहा है कि लास्ट डिजिट 0 है, दोनों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर्टी हम हर जगह पर ये लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 6। अब जैसे हमने 4 वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी, हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाली हैं 6 की, 9 की तो हो गई, चलो 8 की पढ़ने, 8 की तो 4 की हमने लास्ट 3 डिजिट्स कर लिए। ठीक है, जो हम अब कॉम्पोजिट नंबर्स की पढ़ने वाली हैं, जो किसी के परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे हैं, वो वाली प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। 6 पढ़ लिया एंड देन वी विल रीड 10। अब हम पढ़ेंगे फिर 12, फिर हम पढ़ सकते हैं 15 पढ़ सकते हैं। इनके केस में कॉमन क्या है? ये वाली प्रॉपर्टी हटा दो बिकॉज ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए, राइट? ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी डिविजिबल बाय 6 की। क्या है ये 6? क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर है विच इज अ फैक्टर, विच इज अ मल्टीपल ऑफ या विच इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स 3 and 2। 3 and 2, ये जो एंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है यहाँ पे। क्यों प्ले कर रहा है? अगर मैं बोलूं अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होना होगा उसको, तो उसको 3 और 2 दोनों से होना होगा डिविजिबल। अगर मैं बोलूं 3 से तो डिविजिबल है, 2 से नहीं है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 9 का। क्या 9 6 से, क्या 6 डिवाइड कर सकता है 9 को? इज 9 डिविजिबल बाय 6? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6? नो। व्हाई? बिकॉज ये 3 से तो डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए, किसी भी नंबर को 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको उसके दोनों प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं 3 और 2, उन दोनों से डिविजिबल होना होगा। एंड सेम केस इज फॉर 10 कि उसको 5 और 2 से होना होगा, सेम केस 6 और 2 से, सेम केस 5 और 3 से।
ये बिल्कुल सेम वही केस चल रहा है जो हमने वहां बोला था कि कॉम्पोजिट नंबर्स आ गए हैं। कॉम्पोजिट नंबर प्रोडक्ट हैं बेसिकली प्राइम नंबर का, और प्राइम नंबर का हमने डिविजिबिलिटी पढ़ ली है पीछे, उन्हीं से आगे अब हम फर्दर ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या था? डिविजिबिलिटी ऑफ 6 ये है कि अगर कोई नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। 7 का हमारे पास क्या है? 7 के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं पहले, उसके बाद करते हैं इसको। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 4 3 5 7, बिकॉज 7 वाला बिना एग्जांपल के हमको समझ नहीं आएगा। 4 3 5 7 सबसे पहला स्टेप 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए है, जो लास्ट डिजिट है, जो भी नंबर की लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। यहां 7 है, 7 इंटू 2 इज 14। अब जो बची हुई डिजिट्स हैं, इस डिजिट्स को छोड़ के बची हुई डिजिट्स क्या हैं? 4 3 5। फिर अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। राइट, स्टेप समझ आया? स्टेप 1 था लास्ट डिजिट लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, जो बना फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो रिमेनिंग से। अब बात आती है इसकी, यहां पे क्या करें? अब भी हमें कुछ नहीं पता चला, सेम स्टेप रिपीट करते रहो। लास्ट डिजिट 1 है, इसको 2 से सब्ट्रैक्ट करो और ये बन गया 40। क्या 40 डिविजिबल है 7 से? नहीं, एंड हेंस इज द आंसर कि ये वाला नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। स्टेप समझ आया? ओके, ये बेसिकली हमारे अब 2 एग्जांपल्स हैं जो आप अब ट्राई करने वाले हैं। मैंने आपको पूरे स्टेप सिखा दें, पूरे मेथड सिखा दें, जिससे हमें पता चलेगा कि ये वेदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। इसके बाद हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 की प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 8 कोई नंबर है, हमें चेक करना है कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। 8 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टू द पावर 3, विच मीन्स अगर मैं लास्ट 3 डिजिट्स को लेके चलूं, दैट लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, और last digits are 0, then also the number, the complete number is divisible by 8। ओके, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम दोबारा रिवाइज वाला सिस्टम आ गया। ठीक है, ये प्रैक्टिस वाली बात आ गई। प्रैक्टिस में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास 816 कोई नंबर है, कलर सुंदर नहीं लग रहा ना, 816 कोई नंबर है, ये 816 कोई नंबर है, ये मुझे चेक करना है इज इट डिविजिबल बाय 8 और नॉट डिविजिबल बाय 8। के लिए हमें चेक करना है, सिर्फ इसको देखना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? येस, इट इज डिविजिबल बाय 8, हेंस इट इज द कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। सेम बात आती है 512 की। 8 से डिवाइड करके देखो, अगर डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं 8 के लिए, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने हैं 4 के लिए, 3 के लिए सम करना है, 2 के लिए लास्ट का डिजिट देखना है। यही प्रॉपर्टीज चलती रह रही हैं। 2 के लिए, 5 के लिए लास्ट के डिजिट्स देखने हैं हमको। यही सही प्रॉपर्टीज अगर हमें क्लियर हो गई ना, तो हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसे अटकेगा नहीं कि यार समझ नहीं आ रहा कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। दे देंगे वो 10 15 डिजिट्स नंबर और पूछेंगे बताओ डिविजिबल है या नहीं है। तो वो उसके लिए हमें ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आता है 9 से डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाय 9 है, जैसे हमने 3 की पढ़ी, दैट सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, वैसे ही हम 9 का पढ़ने वाले हैं, दैट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑल द डिजिट्स बेसिकली शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो मेरे पास जो नंबर होगा दैट विल ऑल्सो बी डिविजिबल, देन द नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9। सबसे इंपॉर्टेंट आता है 11 का। ये जो इतना बड़ा लिखा है ना, ये इतना बड़ा अब हम कैसे करने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब ना तुम्हें पहले से समझ आना चाहिए, अगर कहीं भी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है ना, हम उसको एक एग्जांपल लेने वाले हैं और उसको ऐसे सॉल्व करने वाले हैं कि हमें उसको दोबारा उस बड़ी सारी इंग्लिश को देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं देखो, दिस इज द क्वेश्चन दैट 10824 इज डिविजिबल बाय 11। उसके लिए क्या करना है, हमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू वगैरह ये सब कुछ पता है। ये नंबर है, छोड़ो प्लेस वैल्यू, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, ये फोर्थ डिजिट, ये फिफ्थ डिजिट है ना। अब इसमें क्या करना है, जो ऑड वाले हैं उनका सम लो 13, ओके। जो इवन वाले हैं उनका सम लो 2,
और इन दोनों को कर दो सबट्रैक्ट। अगर यहाँ जो नंबर आता है 11 होता है या 11 से डिविजिबल होता है तो मेरा जो नंबर है वो दैट इज डिविजिबल बाय 11, हेंस 10824 इज ऑल्सो इज डिविजिबल बाय 11। क्यों? क्योंकि मैंने पहले क्या लिया, और डिजिट्स के जितने भी सम लिए वो लिए, इवन डिजिट्स के जितने भी डिजिट्स थे उनका सम लिया, उनको सब्ट्रैक्ट किया। ये मॉड है, ठीक है, आप वो भी ले सकते हो कि पहले इवन ले लिया ऑड ले लिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो नंबर आना चाहिए वो 11 से डिवाइड करना चाहिए। अगर 11 से डिवाइड कर रहा है तो मेरा पूरा नंबर 11 से डिवाइड करेगा, अगर वो 11 से डिवाइड नहीं कर रहा तो मेरा पूरा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड नहीं करेगा। और अगर तुम देखोगे तो यही चीज़ लिखी हुई है, difference between the sum of the digits at odd place and the sum of digits at even place is equal to 0 और multiple of 11। 0 हो गया तो 0 भी डिवाइड करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 12 का। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, किस किस का 6 का किया था हमने 12 का किया था, हमने 15 का किया था। अब देखो 12 को ना करने के दो तरीके हैं, एक तो तुम देख लो कि 6 इंटू 2 है ना, एक तुम देख लो 4 इंटू 3। वापस आते हैं ना, एक लाइन बोली थी अभी मैंने, क्या बोली थी, दैट कॉम्पोजिट नंबर्स को ऐसे लिखना है दैट दे आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। क्या ये प्राइम है? नहीं है ना, तो हमें इस फॉर्म में नहीं लिखना। यानी कभी भी जब आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, किसी कॉम्पोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी जब भी आप चेक कर रहे हैं, तो आप जब उसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आप उसके ऐसे फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो जैसे 4 और 3 में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक बार तो मैं 4 से अलग से चेक कर लूंगी, एक बार मैं 3 से अलग से चेक कर लूंगी, और अगर दोनों से डिविजिबल हो गया तो वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। किसी भी एक से नहीं हुआ तो वो 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर क्राइटेरिया जो हमने सेट किया ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 16 की बात आती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस ये लिखी थी स्लाइड में कि 16 में सॉरी गाइस, इसको आप ये करो कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 16 इफ लास्ट 4 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 16। इसको आप 16 कर लो, ओके, कि लास्ट के डिजिट्स जो हैं वो हमारे 16 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे हमने बात की थी 4 के केस में, जैसे हमने बात की थी 8 के केस में। 4 क्या था, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4। लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तब जाके पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता है। लास्ट के 4 डिजिट्स जो हैं वो 16 से डिविजिबल होने चाहिए, तब जाके पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होता है। तो मेड दैट करेक्शन देयर, दैट इज 16, ओके। 2 नहीं है, वो 16 है। अब बताओ, अगर 2 लिखा हुआ है तो क्या गलत है? पता है क्या गलत है? 2 से तो 8 भी डिवाइड है, मतलब 2 तो 8 को भी डिवाइड कर देता है ना। या फिर ऐसा करें, 6 लेते हैं, एक ये लेते हैं, एक ये लेते हैं, ठीक है। 2 तो 6 को भी डिवाइड कर देता है, क्या 6 16 को डिवाइड करता है? इसलिए वहां पे 2 नहीं आ सकता। बड़े नंबर से आप बोल सकते हो कि अगर कोई नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से डिवाइड होगा, पर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 16 या 18 से डिवाइड होगा, वो जरूरी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये अगर ये 2 दोनों को डिवाइड करता है, 2 8 को भी 6 को भी, लेकिन 16 को सिर्फ 8 डिवाइड करता है और ये डिवाइड नहीं करता। ये वाली प्रॉपर्टी भी दिमाग में रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। अब बात आता है क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे लगातार इस डिविजिबिलिटी रूल्स के बेसिस पर। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज अ होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे, जो हम संडे की क्वेरी में डिस्कस करेंगे। अगर आपके उसमें कोई डाउट्स आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगी मैं जिसमें आपके कंसेप्ट के वीकनेस की वजह से प्रॉब्लम आए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रही हूँ, दैट मीन्स देयर इज अ रिपीटिशन, जो मैंने क्लास में करवाया है उसका रिपीटिशन हो रहा है उस क्वेश्चन में, और वो प्रैक्टिस में आपकी डाला हुआ है, ओके। बिकॉज देखो, कितनी भी थ्योरी क्लियर कर लो, कितना भी कंसेप्ट पढ़ लो, बुक के पेजेस पढ़ लो, इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है इन मैथ्स। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी कैलकुलेशंस, टाइम, स्पीड बहुत ज्यादा मैटर हैं जो इंप्रूव हो सकते हैं आपके। Okay, coming back to the question. For what value of x is the 7-digit number divisible by 11? 11 से डिविजिबिलिटी वाला क्या था कि ऑड ले लो, सारे ऑड डिजिट्स का सम ले लो जो भी ऑड पे है, माइनस जो भी इवन प्लेसेस हैं उनका ले लो, और अगर इनका डिफरेंस 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है तो मेरे पास वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। इसने क्या दिया, ये दिया, ठीक है। इसमें ऑड वाली प्लेसेस ये हैं,
यानी ऐड करा 4 + 3 + 3 + 8, 8 12 13 14 15 16 17 18। इवन की कौन सी है 6 9 और x, यानी 15 + x। ये इवन की पोजीशंस आ गई, -15 -x 3 - x। अब देखो क्योंकि इसको डिविजिबल होना है 11 से तो इसको 0 ही होना होगा, राइट। अगर इस नंबर को 11 से डिविजिबल होना है तो इसको 0 ही होना होगा, यानी ये 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3। क्या इससे सिंपल क्वेश्चन कोई था, सिर्फ डिविजिबिलिटी के रूल पे, और ये वाला क्वेश्चन आपका PYQ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है आपके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन अच्छा है, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, और केस देखो इसने एक इंपॉर्टेंट केस दिया हुआ है दैट a शुड बी ग्रेटर देन b। अब इसमें केसेस बनेंगे, कैसे बनेंगे, देखो इसने नंबर क्या दिया 4 2 a 4 8 b, a और b दो अननोन दे दिए, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक के लिए दी, a ग्रेटर देन b, और वैल्यू भी सिर्फ एक की निकालनी है। तो अब क्या करें, अब ये करना है, मुझे क्या है नंबर दिया हुआ है 4 2 a 4 8 b, इसमें ऑड वाली प्लेसेस निकालो, 4 + a + 8 यानी 12 + a, सॉरी इवन वाली पोजीशंस यानी 2 + 4 + b यानी 6 + b, राइट। तो मैंने जब इसको किया ऑड माइनस इवन वाली पोजीशंस तो ये बन गया 6 + a - b इक्वल टू 0। क्यों 0 ले रहे हैं, इसलिए 0 ले रहे हैं, 0 आना ही आना पड़ेगा, यानी कि a - b शुड बी इक्वल टू -6। और उसने बोला हुआ है, अब आता है क्वेश्चन का काम, अब आता है इस मेंटल एबिलिटी का काम करना। ये सॉल्व कर लिया क्योंकि रट्टा मारा हुआ था या समझा हुआ था, एग्जाम्पल से समझा हुआ था, कुछ भी बोलो। ये कैसे सॉल्व होगा, अब मैं ए की वैल्यू कैसे बताऊं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए मैं कैसे बताऊं कि क्या वैल्यू होगी 4509 में से। देखो इसको कैसे करना है, ए बड़ा है बी से, है ना, ए चाहे कुछ भी हो जाएगा, अगर बी से बड़ा है तो a - b हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए था, समझ आया। अगर ए बी से बड़ा है और बड़े में से कुछ भी छोटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, बट यहां पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ए को क्या होना होगा 0। समझ आया, ए पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, ए 1 2 3 कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 1 होता है तो बी क्योंकि ए से छोटा है तो उसको 0 होना होगा, और -6 वैल्यू कभी भी नहीं आएगी, -6 आने के लिए इस ए को 0 होना होगा, एंड हेंस द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी 0। समझ आया। अब जब भी मैं जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर रही हूँ, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को जैसे सॉल्व कर रही हूँ मैं, उससे पहले ही आप पॉज करिए और उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए कि आपको कितना समझ आया है, उसके बेसिस पर आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। फिर जब मैं सॉल्व करवा दूँ उस आंसर को मार्क करके उसके बाद दोबारा उसको सॉल्व कीजिए कि आपको कितना समझ आया है, और खुद से देख के नहीं, स्क्रीन देख के नहीं सॉल्व करना है, स्क्रीन देख के या जब तक कॉपी खुली होती है सामने सब कुछ याद ही होता है, असलियत में कितना याद होता है वो तब पता चलता है जब वो कॉपी बंद होती है। ओके, the 7-digit number this is divisible by 225. और what is 225 है, 225 is equal to 25 into 9, राइट। यानी मैं 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इस 225 को लिख सकती हूँ, ठीक है। यानी मैं बेसिकली बोलना चाहूँ कि अगर कोई नंबर 25 से डिविजिबल हुआ और 9 से डिविजिबल हुआ तो वो नंबर मेरे इससे भी डिविजिबल होगा। अब 9 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या थी मेरे पास, दैट सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 9। sum of digits निकालो, 7 7 14, 14 6 20, 28, 29 30 एंड 31, 31 प्लस p प्लस q, ये हमारे पास बनना। अब डिविजिबल है तो आंसर 0 आना चाहिए, यानी p प्लस q की वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास -31। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, अब देखो इतना किया हमने, राइट, जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, देखो 2 to 5 है ना, 25 लास्ट डिजिट क्या होगा 25 के, हर डिजिट का लास्ट डिजिट क्या होगा 5 होगा ना हमेशा, इसको क्या होना 5 है दिस आंसर। समझ आया, यही गलती आप भी करके आएंगे पेपर में।
तो हमें क्या करना था, हमें सीधा ये पूरा नंबर, इतना कुछ क्वेश्चन था ही नहीं इसमें, सीधा क्वेश्चन ये था कि भाई ये पूरा नंबर दिया हुआ है 2 to 5 से डिविजिबल हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, यानी 25 और 9 से डिविजिबल हो रहा है। इसका अभी कोई काम था ही नहीं, क्योंकि 25 का चाहे कितना ही मल्टीपल ले लो, कोई सा भी मल्टीपल ले लो, उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो हमेशा 5 ही होगा लास्ट डिजिट। तो इस डिजिट का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, वही हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये आता है इफ n इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 देन। इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक ही तरफ से सॉल्व करेंगे, कैसे, वैल्यू पुट करके। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्लस ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना। वैल्यू निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास n² - 1 है, उसने मुझे एक दे दिया कि ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा लेना है, n इज ग्रेटर देन 1, तो मैं n को सीधा 2 ले लूँ, 4 4 - 1 यानी 12 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू एक बार मैंने ले ली 3, 9 9 - 1 72 आ गया। किससे डिविजिबल है ये दोनों नंबर, ये 12 आया, क्या ये इससे डिविजिबल है, नहीं नहीं नहीं, आंसर हमेशा डिविजिबल होगा। ये छोटा डिविजिबल हो गया ना, तो उससे बड़े तो सारे डिविजिबल होंगे। मैंने अभी क्या बोला था कि 6, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, होना है, तो उसको 2 से डिविजिबल हो गया तो वो 6 से भी हो, अगर 6 से कोई डिविजिबल हो रहा है तो वो 2 से 100% होगा। लेकिन 2 से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा, एंड हेंस वी गेट द आंसर। अगर हम जनरल फॉर्म में जाने की कोशिश करते तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, n+1 और n-1। ठीक है, ये एक फैक्टर बनता, जैसे 4 और 3 वाले बन रहे हैं, वो काफ़ी पंगा चला जा रहा, इतने पंगे हमें नहीं लेने हैं। ठीक है, हमें सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इफ द नंबर इज दिस डिविजिबल बाय 5 to the power m। पॉज द स्क्रीन, लुक एट द क्वेश्चन, हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज। समझ आ रहा है, जितनी बार भी आपको 5 दिख रहा है ना इन सब में, वो आंसर है आपका। इसमें कितना आ रहा है, 7 5 35 1। इसमें कितना आ रहा है, 5 9 45 1। इसमें कितना आ रहा है, 11 5 5। इसमें कितना आ रहा है, 10 6 60। एक ही बार आ रहा है, 5 1, सॉरी आई शुड डू इट अगेन राइट, क्योंकि 5 और 1 में कंफ्यूजन हो गई है। ये आया 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, हाँ राइट, 124 है ये 5 से डिविजिबल नहीं होता, तो यहाँ कोई 5 प्रेजेंट ही नहीं है। फिर आया 25 3 75 + 1, 1 2 3 4 5, आंसर इज, था ना इजी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आते हैं जो दिमाग, जो मतलब जिन क्वेश्चंस में हमें ट्रिक्स ज़्यादा लगानी होती है, सोचना ज़्यादा पड़ता है, एज उसमें पेन उतना नहीं चलेगा हमारा जितना हमारा दिमाग हमें चलाना होगा। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ k इज एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन है, पहली बात तो इवन है और पॉजिटिव है, दो चीजें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इवन का मतलब होता है k को मैं 2 to the power m फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहां m कोई भी मेरे पास इंटीजर है। इंटीजर, k to power m, ये सब बेसिकली इवन की डेफिनेशंस यूज हो रही हैं, राइट। और पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव ही होना होगा। आई पॉजिटिव का मतलब मैं बता रही हूँ कि ये मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब बात आता है k² + 2k। k² + 2k की जब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ तो ये क्या वैल्यू आ गई, 4m² + 2 × 2k m। मैंने बेसिकली ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दी है, तो ये क्या बन गया, 4m² + 2 to 4m, 4m और m + 1। अब ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, m तो कुछ भी हो सकता है ना। ये नंबर, अब ये देखो, ये 4 तो है ही, ठीक है, ये 2 3 4 कुछ भी बन जाएगा। अगर 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 m ऑड है तो m + 1 इवन बनेगा, राइट। अगर m इवन है तो मेरे पास m + 1 ऑड बनेगा, यानी इन दोनों में से किसी एक को तो इवन होना पड़ेगा ना, राइट। समझ आ रही है बात, ये इवन है तो भी ये 8 बन गया, ये इवन है तो भी ये पूरा 8 बन गया। बेसिकली ये नंबर 8 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, 100%। क्या जो नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है वो ज़रूरी है क्या कि 24 से भी होगा, नहीं। तो ये आंसर नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो
अभी तक के लिए इतना ही। हमने जो जो चीज़ें कवर अप की हैं, हमने आज क्या किया, फैक्टर्स किया हमने, फैक्टर्स के बाद हमने डिवीजन एल्गोरिथम किया और डिविजिबिलिटी रूल्स किया। इनमें आज काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको गो थ्रू होनी पड़ेंगी 3 से 4 बार, और पूरी क्लास, आप पूरी क्लास दोबारा देखेंगे 1 या 2 बार। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है, देन वी विल कनेक्ट ऑन संडे एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट वाज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ओके, तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क कीजिए और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओनली। ओके, जय हिंद।